आज हम देखते हैं इस वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं और किस प्रकार की राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं। जो रहती है राष्ट्रपति के पास 4 प्रकार की शक्तियां हैं। नंबर 1 कार्यपालिका, नंबर 2 विधायिका, नंबर 3 वित्तीय और नंबर 4 है आपकी न्यायिक शक्तियां। ये 4 प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां जो हैं आर्टिकल 53, 74, 75, 77 और 164 के पार्ट सेकंड में दी गई हैं। ये जो कार्यपालिका शक्तियां हैं ये सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और जिनका उपयोग वह स्वयं व अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, किंतु इन शक्तियों का उपयोग सदैव संविधान के अनुरूप ही होगा। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति की संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किस में निहित हैं? राष्ट्रपति में निहित हैं संघ की कार्यपालिका शक्तियां। लेकिन इनका उपयोग वो कैसे करता है? स्वयं व अपने जो अधीनस्थ हैं। अधीनस्थ का मतलब है कि जो मंत्री परिषद है जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, उनके द्वारा इन शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति करता है। के बाद है आर्टिकल 74। 74 के अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की सलाह से करता है। यानी कि जो भी आपकी राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किसकी सलाह से करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह से प्लस मंत्री परिषद की सलाह से करता है, जिसे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो प्रधान होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो प्रधान होता है उस प्रधान को हम क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं। तो जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग जो राष्ट्रपति है किसकी सलाह से करेगा? वो अपनी मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, जैसा आर्टिकल 74 में कहा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है। जो 42वां संविधान संशोधन है इसे जो इंदिरा गांधी की सरकार थी वो लेके आई थी। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। उसमें ये कहा गया था कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए, मंत्री परिषद की जो सलाह है उसे मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है? बाध्यकारी है। ठीक है, बाध्यकारी है, ऐसा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया। इसके बाद आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है 1978 में, क्योंकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है। जो भारतीय जनता पार्टी है ये पहले जनता पार्टी के नाम से थी। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है तो जनता पार्टी की सरकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 करती है, और जिसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। कहने का मतलब है कि जब पहली बार मंत्री परिषद कोई सलाह देती है उसको पुनर्विचार के लिए, यानी कि पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है? वापस भेज सकता है। लेकिन जब दूसरी बार वो सलाह आएगी, सेकंड टाइम मंत्री परिषद उसी सलाह को या तो पुनर्विचार के साथ या बिना पुनर्विचार के भेजता है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है। लेकिन जो सेकंड टाइम आएगी तो कहने का मतलब है कि जो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को जो सलाह देता है उस सलाह को जो राष्ट्रपति है वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन पुनर्विचार के उपरांत जो सलाह दी जाती है उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी है। इस प्रश्न की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है। ऐसा मैंने पीछे भी बताया था कि इसकी जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी कि मंत्रियों को राष्ट्रपति ने क्या सलाह दी है। आगे ये है कि संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति नहीं दी गई। अगर ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां कहाँ दी गई हैं, तो संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां नहीं दी है। सामान्यतः यह माना जाता है कि न्यायिक और विधायी शक्तियों के अतिरिक्त जिन शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है उन शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति मान लिया जाता है। कहने का मतलब है, पहला क्वेश्चन ये है कि संविधान में कहीं भी कार्यपालिका शक्तियां नहीं दी गई हैं। दूसरा ये है कि जो न्यायिक शक्तियां हैं और जो विधायी शक्तियां हैं उनके अतिरिक्त जितनी भी शक्तियां हैं उन शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति मान लिया जाता है। व्यापक रूप से अगर देखते हैं तो कार्यपालिका के पास 2 प्रकार
के कार्य होते हैं। नंबर 1 नीतियों का नियमन, नंबर 2 रीतियों का कार्यान्वयन। कहने का मतलब है कि जो नीतियां बनाने का काम कौन करती है, वो भी कार्यपालिका करती है। नीतियों को लागू करने का जो काम करती है वो भी कार्यपालिका ही करती है। आर्टिकल 77 में ये कहा गया है कि भारत सरकार के जितने भी कार्य हैं उनका जो संचालन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। कहने का मतलब है कि भारत सरकार के जितने भी कार्य हैं उनका संचालन किसके नाम से किया जाएगा, राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। इसी तरीके से जो आर्टिकल 75 है उसके अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री को जो अपॉइंट करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और अन्य मंत्रियों को जो अपॉइंट करता है वो भी कौन करेगा, राष्ट्रपति ही, लेकिन किसकी सलाह से करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। ठीक, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति करता है। जो राष्ट्रपति है वो संविधान के द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को भी क्या करता है, अपॉइंट करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। कि जो राष्ट्रपति है ये जितने भी व्यक्ति दिए गए हैं इनको अपॉइंट करने का अधिकार है। जैसे प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के सभी जज, हाई कोर्ट के सभी जज, राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, इन सभी को अपॉइंट करने का अधिकार किसके पास है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास है। यानी कि ये जितने भी व्यक्ति हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, वो अपॉइंट करता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, इन सभी को अपॉइंट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री को भी अपॉइंट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा, वो भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। कि राष्ट्रपति किन किन व्यक्तियों को पद से हटाता है। अभी तो हमने ये देख लिया कि राष्ट्रपति किन किन व्यक्तियों को क्या है, अपॉइंट कर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति किन किन व्यक्तियों को पद से हटाता है। वे व्यक्ति जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा ये लोग अपने पद पर बने रहेंगे, और जब राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें अपने पद से, इनके पद से हटा देगा। तो ये जितने भी व्यक्ति हैं, यानी कि जो अपने मंत्री हैं, महान्यायवादी हैं और राज्यपाल हैं, ये तीनों जो बॉडी है ये जब तक अपने पद पर बनी रहेंगी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। जब राष्ट्रपति ना चाहे तो इन्हें इनके पद से हटा देगा सब। लेकिन इसमें क्या है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति का प्रसाद जब तक इनके पास है तब तक ये पद पर बने रहेंगे। जब वो राष्ट्रपति चाहेगा इन व्यक्तियों को पद से हटा देगा। तो ये जो व्यक्ति है ये तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि राष्ट्रपति चाहता है, और जब राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें पद से हटा देगा। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को हटाता है। अभी तो है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा पद पर बने रहेंगे। अब सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर किन किन व्यक्तियों को राष्ट्रपति पद से हटाता है, अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य। इन व्यक्तियों को राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन किसकी सलाह से हटाएगा, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर हटाता है। और इन व्यक्तियों को हटाने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देती है ये सलाह बाध्यकारी होती है। ठीक है ना। तो जो इन सबको हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो राष्ट्रपति को सलाह देता है तो आर्टिकल 145 के अनुसार यह सलाह बाध्यकारी होती है। कहने का मतलब है आर्टिकल 145 के अनुसार राष्ट्रपति को जो सलाह कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है, वो सलाह बाध्यकारी होती है। संविधान में संघ, संयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य
को किस आधार पर हटाया जाएगा, इसकी जांच कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। संसद की इच्छा के आधार पर राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को हटाएगा। यहाँ पे क्या था? सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर हटाएगा। यहाँ पे क्या है? संसद की इच्छा के आधार पर राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को हटाता है। नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सीएजी, इन व्यक्तियों को हटाएगा राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पर हटाएगा? किसकी इच्छा पर हटाएगा? संसद की इच्छा पर हटाएगा। यहाँ पे हटाएगा सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर, और ये सब लोग जो है संसद की इच्छा के आधार पर राष्ट्रपति इन सबको हटाता है। आर्टिकल 75 का पार्ट फर्स्ट ये कहता है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। कहने का मतलब है कि ये जो मंत्रिपरिषद होती है, इस मंत्रिपरिषद में पहली चीज तो ये, इसमें जो मंत्री हैं वो लोकसभा के भी हो सकते हैं और इसमें मंत्री राज्यसभा के भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे मनमोहन सिंह थे, वो कहां से थे? वो राज्यसभा से थे। कहां से थे? राज्यसभा से थे। एक चीज तो ये जो मंत्री परिषद है, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, इसमें मंत्री लोकसभा के भी हो सकते हैं और इसमें मंत्री राज्यसभा के भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो मंत्री परिषद होगी, ये मंत्री परिषद कैसे होगी? यानी कि टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा के जो टोटल मेंबर हैं उनके 15% से अधिक नहीं होगी। जो 15% है उससे अधिक नहीं होगी। कहने का मतलब है कि जो ये मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का जो गठन है, गठन के लिए तो लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी मंत्री आ सकते हैं, लेकिन इसके जो मंत्री होंगे वो लोकसभा के, जो आपकी लोकसभा है, लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होंगे। 15% से अधिक होने का मतलब है कि लगभग अगर हम मानेंगे तो 80 के आसपास बैठेंगे, यानी कि 80 के आसपास बैठेंगे, उससे ज्यादा मंत्री परिषद में नहीं हो सकते। ठीक, तो दोनों चीज समझ में आ गई। एक तो मंत्री परिषद में जो मंत्री होंगे वो लोकसभा से भी हो सकते हैं और वो जो है आपके राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लोकसभा से भी और प्लस जो है आपके राज्यसभा से भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो मंत्री परिषद होगी, इसके जो टोटल मेंबर होंगे वो आपके जो आपकी लोकसभा है, लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होंगे। ठीक, जो राज्य की मंत्री परिषद है उसके बारे में बता देती हूँ, वैसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री को शामिल करते हुए मंत्रियों की संख्या राज्य की, यानी कि उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होंगे और 12 से कम नहीं होंगे। कहने का मतलब है जिस राज्य की विधानसभा के जितने मेंबर हैं विधानसभा की, यानी कि उस राज्य में जो विधानसभा है, इस विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होंगे और 12 से कम नहीं होंगे। ध्यान रखना, ये 15% है और ये 12 संख्या है, तो 15% से अधिक नहीं होंगे और 12 से कम नहीं होंगे। यानी कि राज्य विधानसभा की जो मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, तो यानी कि हर राज्य की विधानसभा के मेंबर अलग अलग हैं, तो उस राज्य की 15% से अधिक नहीं होंगे और 12 से कम नहीं होंगे। जबकि जो आपकी केंद्रीय मंत्री परिषद है उसमें अधिकतम संख्या तो दी गई है, लेकिन जो न्यूनतम संख्या है वो नहीं दी गई। जबकि जो राज्य की विधानसभा है उसके लिए अधिकतम संख्या और प्लस न्यूनतम संख्या दोनों दी गई है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना।
संविधान में मंत्रियों की संख्या के सदस्यों के लिए अधिकतम संख्या दी गई है, परंतु न्यूनतम संख्या नहीं दी गई, जबकि राज्य के लिए मंत्री परिषद के लिए अधिकतम और न्यूनतम संख्या दी गई है। ये जितना भी बोल्ड किया हुआ है इसको ध्यान से देखना। आर्टिकल 79 में ये कहा गया है राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है, अर्थात राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है जिससे उसे विधायी शक्तियां प्राप्त है। कहने का मतलब है कि जब हम कहते हैं कि संसद क्या है, तो संसद का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन करता है। ठीक है ना। सत्र का मतलब है सेशन, जो सेशन है, जो सत्र है, सत्र का मतलब सेशन, जो सेशनों को बुलाता है वो भी राष्ट्रपति बुलाता है। सत्रावसान जो करता है वो भी राष्ट्रपति करता है, और विघटन जो करता है वो भी राष्ट्रपति ही करता है। सबसे पहले आपका एक आता है सत्र। सत्र होता क्या है, यानी कि संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा, अर्थात एक साल में 2 सत्र होना आवश्यक है, परंतु भारत में 3 सत्र होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम देखते हैं कि जो ये कहा गया है कि जो 2 सत्र होंगे, उन 2 सत्रों में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो एक साल में 2 सत्र होने, सत्र नंबर 1 और सत्र नंबर 2 सत्र होने आवश्यक हैं। एक साल के अंदर 2 सत्र होने आवश्यक हैं, लेकिन भारत में कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। ठीक है, कितने सत्र होंगे भारत में, 3 सत्र होते हैं। और जो पहला सत्र होता है वो होता है आपका बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई तक चलता है। जब यानी कि बजट सत्र साल का पहला सत्र होता है, और यह कैसा है, सबसे लंबा सत्र है, सबसे लंबा सत्र है। 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एक साल के अंदर 2 सत्र होना आवश्यक है, लेकिन भारत में कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। और जो पहला सत्र होता है उस सत्र को हम कहते हैं बजट सत्र, जो फरवरी से मई तक चलता है, और यह सबसे लंबा सत्र है। और इसी सत्र में इसे बजट सत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी सत्र में बजट पेश किया जाता है। अब आपका फरवरी आने वाला है, तो 1 फरवरी को आपका बजट पेश किया जाएगा और जो मई तक चलेगा, और यह सबसे लंबा सत्र होता है। अगला है मानसून सत्र। जो ये मानसून सत्र है ये जुलाई से सितंबर तक होता है। इसके बाद है शीतकालीन, यानी कि शीतकालीन जो सत्र है नवंबर से दिसंबर तक होता है, और यह सबसे छोटा सत्र है। ठीक, ये कैसा सत्र है, आपका सबसे छोटा सत्र है। वर्ष के पहले सत्र को और नई लोकसभा के गठन की पहली बैठक को, दोनों को संबोधित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। संविधान में ये लिखा हुआ है कि जो साल का पहला सत्र होगा, और साल का पहला सत्र कौन सा हो जाता है, बजट सत्र होता है, उसे कौन संबोधित करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और नई लोकसभा के गठन के बाद जो पहली बैठक होगी वो भी राष्ट्रपति के ही संबोधित करता है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। और साल का पहला सत्र बजट सत्र होता है, इसलिए ये जो सत्र है राष्ट्रपति के अभिभाषण से स्टार्ट होता है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यानी कि 12 सदस्यों को कहां मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा में। और लोकसभा में 2 एल्गो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन ये जो 2 एल्गो इंडियन है, इनको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन जो ये आपके 12 सदस्य हैं इन्हें आर्टिकल 80 के द्वारा, और जो 2 एल्गो इंडियन हैं इन्हें आर्टिकल 131 के द्वारा मनोनीत किया जाता था, क्योंकि एल्गो इंडियन जो ये 2 हैं इनको समाप्त कर दिया गया है। अब लोकसभा में एल्गो इंडियन के जो पद है, जो मेंबर हैं, उनको समाप्त कर दिया गया है, लेकिन राज्य की जो विधानसभा है वहां पे एक एल्गो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता है, वो अभी पद समाप्त नहीं किया है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अधिनियम नहीं बनता। कोई बिल है ना, ये बिल लोकसभा ने भी पास कर दिया और राज्यसभा ने पास कर दिया, लेकिन ये बिल कब तक रहेगा, जब तक राष्ट्रपति इस पर साइन नहीं कर देते। और राष्ट्रपति के साइन करने के बाद यह बिल क्या बन जाता है, एक्ट, यानी कि अधिनियम में तब्दील हो जाता है।
हमारे यहाँ पे 4 तरीके के बिल होते हैं। एक है साधारण विधेयक, दूसरा है बजट विधेयक, तीसरा है वित्तीय विधेयक और चौथा है आपका संविधान संशोधन विधेयक। जब राष्ट्रपति के पास साधारण विधेयक के संबंध में कोई भी साइन करने के लिए यानी कि हस्ताक्षर करने के लिए कोई बिल आता है और वो बिल कैसा होगा, साधारण विधेयक, यानी कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि जब साधारण विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो वो क्या क्या कर सकता है। वो नंबर 1, जब साधारण विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा तो वह विधेयक को क्या दे देगा, परमिशन दे देगा, एक कंडीशन। दूसरा है वो राष्ट्रपति जो बिल है उसको अपने पास सुरक्षित रख ले। तीसरा है वह किसी भी बिल को जो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक नहीं है इनको छोड़कर क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन पुनर्विचार के उपरांत राष्ट्रपति के पास जब वो बिल आएगा तो उस पर अपनी मंजूरी देगा, यह आवश्यक है। ठीक है, यह भी आवश्यक है कि जब पुनर्विचार के बाद सेकंड टाइम आएगा तो उस पर अपनी परमिशन देगा, यह भी क्या है, कंपलसरी है। तीसरा है अनिश्चित काल के लिए अपने पास रोक ले, जिसे हम जेबी या पॉकेट वीटो कहते हैं। तो राष्ट्रपति के पास साधारण विधेयक के लिए 4 कंडीशन है, या तो बिल को क्या दे दे, परमिशन दे दे, दूसरा बिल को अपने पास सुरक्षित रख ले, तीसरा अगर कोई बिल धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक है, इन 2 विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, ना तो धन विधेयक को भेज सकता है और ना ही संविधान संशोधन विधेयक को भेज सकता है। और पुनर्विचार के लिए किसको भेज सकता है, वो आपके साधारण विधेयक को भेज सकता है और प्लस जो आपका वित्तीय विधेयक है उसको भेज सकता है, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। और तीसरा है अनिश्चित काल के लिए अपने पास रोक ले, जिसे जेबी या पॉकेट वीटो कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से 4 कंडीशन होती हैं राष्ट्रपति के पास किसी भी बिल को पारित करने के लिए या किसी भी बिल पर साइन करने के लिए। राष्ट्रपति के पास अन्य वीटो शक्तियां कौन कौन सी हैं, है ना। वीटो का मतलब होता है, इसे हिंदी में कहते हैं निषेधाधिकार, और निषेधाधिकार का मतलब है कि किसी भी बिल पर जो है वो अपने पास रोक सकता है। कैसे कैसे रोक सकता है। नंबर 1, सबसे पहले आपकी आती है आत्यंतिक वीटो। आत्यंतिक वीटो को हम कहते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है कि किसी भी बिल पर अनुमति देने से मना कर दे और विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख ले, जिससे कि वह विधेयक अपने आप ही क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। जो ये एब्सोल्यूट पावर है जिसे हम आत्यंतिक शक्ति कहते हैं, एब्सोल्यूट पावर यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, आत्यंतिक शक्ति कहते हैं। इस आत्यंतिक शक्ति का जो उपयोग है, ये जो आत्यंतिक शक्ति है इसका जो उपयोग है यह तब किया जाता है, मानो पुरानी लोकसभा है, पुरानी लोकसभा ने के पास कोई बिल आया और बिल आने के पास वो जो है साइन करने के लिए किसके पास चला गया, राष्ट्रपति के पास चला गया। फिर उसी समय लोकसभा क्या होगी, भंग होगी। लोकसभा क्या होगी, है भंग हो गई। भंग होने के बाद नए चुनाव होंगे और नए चुनाव होने के बाद नई लोकसभा का क्या होगा, गठन होगा। नई लोकसभा का गठन होगा। जब नई लोकसभा का गठन होगा तो क्या होगा, आपकी नई मंत्री परिषद का भी गठन होगा। नई मंत्री परिषद का भी गठन होगा, यानी कि पहली लोकसभा भंग कर दी गई, भंग होने के बाद नए चुनाव हुए और नए चुनाव के बाद नई मंत्री परिषद का गठन हुआ। ये जो नई मंत्री परिषद है ये राष्ट्रपति से ये कह दे कि जो उनके पास बिल है उस पर अनुमति देने से मना कर दे, तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पावर। क्योंकि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता, क्योंकि ये आर्टिकल 53 ये कहता है कि वो अपने अधीनस्थों की सलाह के आधार पर कार्य करेगा, और अधीनस्थ का मतलब है मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर ही कार्य करेगा। इसलिए जब नई मंत्री परिषद का गठन होता है तो वो राष्ट्रपति को कह देती है कि सर आप इस बिल पर परमिशन देने से मना कर दो। तो इस प्रकार की अनुमति के लिए जो मना करना है, अनुमति की मना करना है, तो इस प्रकार की शक्ति को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पावर यानी कि आत्यंतिक शक्ति कहते हैं। इसके बाद है इसके बाद है आपकी निलंबित शक्तियां। जो निलंबित शक्तियां हैं जिसका मतलब है निलंबनकारी, जिसका मतलब है काम में देरी करना। काम में देरी करने का मतलब होता है कि अगर जब राष्ट्रपति किसी बिल को संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटाता है, भाई पुनर्विचार के लिए लौटाना क्या है, काम में देरी करने तो है,
काम में देरी करना है, क्योंकि जब सेकंड टाइम वो बिल आएगा तो उस बिल पर राष्ट्रपति क्या करेगा, साइन करेगा, ये कंपलसरी है। तो बिल को पहली बार क्या है, फर्स्ट टाइम क्या कर सकता है, वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और इस प्रकार के पुनर्विचार को भेजना क्या कहते हैं, निलंबनकारी या काम में देरी करना। अगला है पॉकेट या जेवी वीटो। पॉकेट या जेवी वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति ना तो अनुमति देता है और ना ही वापस लौटाता है, अर्थात अनिश्चित समय के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेता है। इस प्रकार की वीटो को हम क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं। और आज तक जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ने 3 बार पॉकेट वीटो का उपयोग किया है। नंबर 1 पेप्सू विधेयक 1956 में राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नंबर 2 भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 और ज्ञानी जेल सिंह के समय किया था। और नंबर 3 है आपका सेवा भत्ते और पेंशन संशोधन अधिनियम 1991 आर वेंकट रमन ने किया था। तो आज तक 3 बार क्या किया गया है, पॉकेट वीटो का उपयोग किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा।